हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार डीआईवाई। मेरा नाम है विनीत और आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेके एक नया एपिसोड ओनरशिप रिव्यू सीरीज का। और आज हमारे पास है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। Come and set me free. Give me what I तो आज हमारे साथ है प्राउड ओनर स्कॉर्पियो एन के, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है और एक एस्पायरिंग यूट्यूबर भी है, जिनके चैनल का नाम है अनपॉपुलर एक्सप्लोरर। वेलकम दीपांशु। दीपांशु भी एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रैवल करता है, ट्रैवल व्लॉगिंग करता है और बहुत ही शानदार कंटेंट बनाता है। आप एक बार जाके जरूर चेकआउट करें इसका कंटेंट और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो दीपांशु, शुरू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। तो कौन सा वेरिएंट है, क्या फ्यूल टाइप है और क्या ट्रांसमिशन टाइप है? ये है स्कॉर्पियो का टॉप वेरिएंट जो है Z8L। डीजल में है क्योंकि मेरी टॉप प्रायोरिटी थी 4x4। सो ये डीजल मैनुअल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई दीपांशु, आपने ये गाड़ी खरीदी कब? और महिंद्रा की गाड़ियों पे जनरली वेटिंग रहती है, थार पे भी है, XUV700 पे भी है, फिर स्कॉर्पियो NI बाइक आईडी वेटिंग चलती है। तो आपका बाइक प्रोसेस कैसा रहा वो भी आप शेयर करिए। तो इसका जो बाइंग प्रोसेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैंने बुक की थी Z4 4x4 ब्लैक कलर में। तो टॉप तक कैसे पहुंच गए? टॉप Z4 तक कैसे पहुंचे, राइट। सो मैंने Z4 4x4 ब्लैक कलर में बुक की थी और मेरा इंट्रोडक्टरी जो 25,000 गाड़ियाँ थी उसमें मेरा नंबर आ गया था। अच्छा, वहाँ पे आपने बुकिंग करी थी? वहाँ पे मैंने बुकिंग की थी उस स्लॉट में। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे जो डेट मिली वो मिली थी 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच की। ओके। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी Z4 थी वो हो गई डिले क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुई। 20 नवंबर के अराउंड मैंने डीलरशिप से पता करा तो डीलरशिप को कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद मैंने महिंद्रा के ट्विटर हैंडल्स पर डाला, मैंने ईमेल्स लिखे। सो वहाँ से मुझे, और मैंने बहुत सारे फॉरम्स पढ़े, उससे मुझे पता लगा कि अभी तो Z4 की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो ही स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा। सिर्फ महिंद्रा Z8L ही मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके। पर मुझे गाड़ी उसी दौरान लेनी थी, तो मैंने महिंद्रा को एस्केलेट किया कि आपने जो मुझे 11 नवंबर से 11 दिसंबर की डेट दी है तो आप मुझे उसके बीच में गाड़ी दीजिए। तो महिंद्रा बोली कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हम आपकी बुकिंग अपग्रेड जरूर कर देंगे। ओके। तो उन्होंने मुझे अपग्रेड का ऑप्शन दिया। फिर मैंने सारी कैलकुलेशंस की और ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेच करके मेरे बजट में बैठ गई। तो फिर मैंने ये फाइनल कर दी और इसकी बुकिंग वगैरह सब कुछ सारा प्रोसेस आई थिंक 2 से 4 दिन में हो गया था। 4 दिन के अंदर मैं इसकी PDI भी कराया था और मैंने डिलीवरी भी ले ली थी। एक चीज और यहाँ पे आप बता दीजिए कि जो आपने एस्केलेशंस करी उनका रिस्पांस कैसा मिला आपको? सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि डीलरशिप के लोगों को इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है। ठीक है। बट जो महिंद्रा ने जब मुझे कांटेक्ट किया, महिंद्रा के जो सेल्स टीम थी और कस्टमर सर्विस टीम थी, उन्हें काफ़ी नॉलेज थी और उन्होंने मुझे सही गाइड भी किया। एक चीज और नोट कर रहा था मैं भाई, आप रहते गुड़गांव में हो और गाड़ी का नंबर हिमाचल प्रदेश का, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे 2 घर हैं, एक हरियाणा में है, एक हिमाचल में है। बहुत है भाई। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे नंबर लेना था 1930, जो इससे पहले हमारी गाड़ी है उस पर भी 1930 है। ओके। प्लस मैंने कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए RTO में भी सेव कर दिया। ओ, ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि स्टेट वाइज आपके जो RTO चार्जेस है वो भी डिफरेंट होते हैं। दीपांशु, जब आपने स्कॉर्पियो एन लेने का सोचा तो क्या लिस्ट में कुछ और गाड़ियां भी थी? मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी यही थी कि मुझे 4x4 ही गाड़ी लेनी है। इनिशियली जो मैंने चूज़ की थी वो थी थार 4x4 पेट्रोल मैनुअल, क्योंकि विंटर में स्नो राइड्स में डीजल गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। सो थार पेट्रोल वाज माय टॉप प्रायोरिटी। बट उसके बाद क्या हुआ, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो लॉन्च की
जब ये टेस्ट हो रही थी तब भी मैंने इसको हिमाचल में बहुत बार देखा था, जब ये रैप्ड थी कैमोफ्लाज में, तो वहाँ पे भी देख के काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी सॉलिड गाड़ी लग रही थी। तो जब ये लॉन्च हुई मैंने देखा कि ये 7 सीटर है, और एक दूसरा रीज़न ये भी है 7 सीटर लेने का कि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि हम 7 सीटर गाड़ी लें। सो इससे लेने का फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं मैं इसी के अंदर सो जाता हूँ जब मैं पहाड़ों में ट्रैवल करता हूँ, सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो ये मेरी होटल की कॉस्ट भी बचा देती है, और क्योंकि ये कैपेबल है, थार से भी ज़्यादा पावर थी, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। अदरवाइज गुरखा भी मेरी लिस्ट में थी, बट गुरखा और थार में प्रॉब्लम यही थी कि वो दोनों 4 सीटर गाड़ियाँ थी, और जितना सामान मैं कैरी करता हूँ आई डोंट थिंक उसमें ये सब कुछ आ पाता। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो भाई ट्रैवल ब्लॉगर है तो घूमता ही रहता है, पर इसमें अभी स्कॉर्पियन में लॉन्गेस्ट ड्राइव कौन सी है, साथ ही लॉन्गेस्ट ड्राइव के साथ आप व्यूअर्स को ये भी बताना कि इसकी एवरेज क्या रहती है सिटी में, हाईवेज में, और जब आप माउंटेन्स में इसे लेके जाते हैं तो एक वो आइडिया दे दीजिए व्यूअर्स को। सो इसकी एवरेज का मैं बोलूँगा 10 से 13 के बीच में रहती है। पहाड़ों में अधिकतर ये मुझे 10 के करीब की एवरेज देती है, पर अगर जैसे मैं कसौली सोलन के आसपास हूँ तो मुझे 11 की भी मिल जाती है, अदरवाइज 10 की एवरेज मान के चलिए। और लॉन्गेस्ट ट्रिप की बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिप आप कौन सी कहेंगे जो इसमें आपने करी है? मैं 2 ट्रिप्स के बारे में बोलना चाहूँगा। एक था जिसमें मैं फैमिली के साथ गया था, अयोध्या, प्रयागराज और बनारस। उसमें हम 7 लोग गए थे, और 7 एडल्ट थे। जो मिनिमम एज थी वो थी लगभग 27, और जो मैक्सिमम एज थी हमारे ग्रुप की वो होगी लगभग 65। तो यहीं पे ही कवर कर लेंगे कंफर्ट लेवल वाली चीज़ भी, बिल्कुल, वो भी आप बता देना। तो जैसे मैंने बताया इसमें 65-70 की एज की मेरी नानी जी गई थी, और सबसे छोटी एज में तो शायद मैं ही था। सो हमारा सामान हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ा हमें, क्योंकि 7 लोगों का Obviously, सामान हाँ, था, और काफ़ी लंबी ट्रिप थी। बाकी ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल रही। 3rd रो में भी जो बैठा उसको भी इतनी शिकायत नहीं थी। स्पेस थोड़ा कम है 3rd रो में, थोड़ा ऑब्वियसली वी कैन Under thigh अंडरस्टैंड support। कि भाई 7 लोग जा रहे हैं तो उनका सामान भी होगा। Correct। अब वो भी एडजस्ट करना है, रूफ कैरियर है नहीं कोई, कैरियर है नहीं, तो बट ओवरऑल सब कंफर्टेबल। ओवरऑल सारे 7 के साथ लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, इसमें हम 8 लोग भी गए थे, तब 8 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाए थे। जो बीच में 4 लोग बैठे थे उनको शिकायत थी। और आप दूसरी ट्रिप के बारे में बात कर जो रहे थे। मेरी दूसरी ट्रिप थी वो थी सोलो ट्रिप, जिसमें मैंने गुड़गांव से हिमाचल होते हुए, संस्कार होते हुए, लद्दाख, कारगिल से मैं वापस आया था। वो लगभग मेरी 8-9 दिन की ट्रिप थी, जिसमें मैंने इसको काफ़ी अब्यूज़ भी किया, आई विल से। काफ़ी हाई पासेस पर गया। मेरी ट्रिप में लगभग 4 हाई पासेस थे, और एवरेज जो पास की हाइट थी, जो ऑल्टीट्यूड था, वो था लगभग 5000 मीटर। तो और हमने इसको ऑफ रोडिंग पे भी लेके गए, अननेसेसरीली जहाँ पे जरूरत भी नहीं थी वहाँ पे भी हम इसको लेके गए। सो ओवरऑल टू टेस्ट इट्स कैपेबिलिटीज, राइट। और उसके बाद उस ड्राइव के बाद, हाईवे पे चलाने के बाद, मुझे लगता है कि इस गाड़ी को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। हार्डकोर ऑफ रोडर ये नहीं है, तो अगर आप इसको जबरदस्ती किसी ऑफ रोडिंग ऑब्स्टेकल में लेके जाएंगे तो शायद ट्रबल कर सकती है अप्रोच और डिपार्चर प्लीज नोट दिस पॉइंट। प्लीज नोट दिस पॉइंट। बट अदरवाइज अगर आपको ओवरलैंडिंग करनी है, जो मेरा प्राइमरी गोल है, ओवरलैंडिंग के पर्पज से इस गाड़ी में कोई भी चैलेंज नहीं है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इसको सोलो भी कहीं भी ले जा सकता हूँ। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जैसे डीजल है तो डेफ का इश्यू काफ़ी आ जाता है। जैसे आप हाइट्स पे जाते हैं, स्पीड आरपीएम उतना हाई होता नहीं है, तो अभी जैसे आपने बताया 8 दिन का जो टूर था उसमें कोई डेफ का इश्यू आया? ये गाड़ी 30,000 चला चुका हूँ मैं, और आज तक मुझे डेफ का कोई इशू नहीं आया। हाँ, एक बार शायद इसके सेंसर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसने डेफ का एरर दिया था, इनकरेक्ट फ्लूइड डिटेक्टेड। ओके, तो उसमें महिंद्रा ने इसका पूरा टैंक खाली किया और फिर दोबारा रिफिल किया था। उसके बाद कोई इशू नहीं आया? उसके बाद कोई इशू नहीं आया। दीपांशु, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि सर्विस कैसी है अभी तक, एक्सपीरियंस कैसा है महिंद्रा के साथ इन टर्म्स ऑफ सर्विस? वो मेरा थोड़ा मिक्स्ड फीडबैक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस स्टेशन। जो मैंने जितनी भी इसकी सर्विस करवाई है गुड़गांव के सेक्टर 61 डीएम महिंद्रा से, ओके, वो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
बट जो मेरा एक्सपीरियंस है रोहतक के लोचब महिंद्रा से, वो इतना अच्छा नहीं रहा। जैसे कि जो इसकी छत है उसमें कोई बार ढीली थी। ओके। तो जब इसको मैं गड्ढों में ले जाता था तो मुझे आवाज आती थी छत में रैटलिंग नॉइज, एक रैटलिंग नॉइस नहीं, जैसे तो लोहे की शीट आपस में टकरा रही है या जैसे पतली शीट बजती है उस Okay. टाइप की। मैंने रोहतक में बोला तो बोले कि नहीं सर ये तो नॉर्मल है, हर गाड़ी में आती है। सबसे आसान एक्सक्यूज है। सबसे आसान एक्सक्यूज। उसके बाद मैंने फिर हिमाचल में भी पता किया, सोलन में। वो बोले कि नहीं सर आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ ढीला है इसलिए आवाज आती है। ठीक है। उसके बाद जब मैंने गुड़गांव सर्विस सेंटर में भेजी तब उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ पार्ट लूज है। तो उन्होंने एक दिन जरूर लिया, उन्होंने पूरी छत खोली और उसके बाद उन्होंने उसको फिक्स किया। और उसके बाद मैं इसको ऑफ रोड भी लेके गया था, तब वो आवाज नहीं आई। बट वैसे गाड़ी की तरफ से कोई तकलीफ कि भाई आए दिन ये हो रहा है, कुछ ऐसी तकलीफ आ रही है? जब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी, इसके ओडोमीटर पे आई थिंक तब 290 किलोमीटर थे। इसका क्लच का सिलेंडर फेल हो गया था जिसकी वजह से इसकी क्लच खराब हो गई थी। और मैं बीच रोड पे फंस गया था। तो मेरे को गाड़ी टो करानी पड़ी। उसके बाद मैं रोहतक ही लेके गया था क्योंकि मैं उस टाइम रोहतक में था। सो फिर वहाँ पर उन्होंने इसकी क्लच प्लेट भी बदली थी और वो सिलेंडर भी बदला था। एक्चुअली वो महिंद्रा की साइड से रिकॉल था। सो यहाँ पे भी मेरा फीडबैक ये होगा कि अगर महिंद्रा को पता है कि इस चीज का रिकॉल है, ये पार्ट में फॉल्ट है, तो वो मुझे गाड़ी खुद ही करने से पहले ही ये ठीक करके देते। बिल्कुल। तो जो मैं 270-290 किलोमीटर की मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी में मैं स्टक हो गया था, वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं फेस करना पड़ा। तो दीपांशु, जनरली ये सब इश्यूज फर्स्ट लॉट ऑफ व्हीकल जब कोई लॉन्च होता है उसमें देखने को मिलते ही हैं। राइट। ये कंपनी को भी एक्चुअली बाद में पता लगता है। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब सिर्फ यही एक स्टार्टिंग में जो आया था, उसके बाद से तो गाड़ी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार गाड़ी को आप रोकिए। मेरे पास यहाँ पे एक पानी की बोतल है। NVH लेवल चेक करना चाह रहा था मैं गाड़ी के। यहाँ पे रखते हैं तो गाड़ी मतलब आप देख सकते हैं, AC भी ऑफ कर देते हैं। इवन हम AC अभी हमने ऑफ कर दिया है। दोनों पैडल से आप हटा लीजिए तो आप देख सकते हैं बोतल आपके सामने रखी हुई है डैशबोर्ड पे, और पानी कितना ही शेक कर रहा है। वाइब्रेशंस बहुत ही कम है डीजल इंजन होने के बावजूद। आवाज की बात करें तो वेल बैलेंस्ड है, आ रही है बट वेल बैलेंस्ड है। अब मैं आपको अब दीपांशु एक बार एक्सेलरेशन करना। एक्सेलरेट करने के बाद भी जो पानी की बोतल है वो ऐसे की ऐसी रखी हुई है। फीचर से बात नहीं करूंगा, ये पूछूंगा सबसे पहले कि आपको ऐसी क्या क्या चीज है जो खलती है टॉप मॉडल लेने के बाद भी आपको लगता है कि भाई ये तो एसेंशियल है? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, ये मैंने भी नोट किया कि 25-30 लाख रुपए की बंदा गाड़ी ले रहा है, उसमें आप इस तरीके का रियर व्यू मिरर दे रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक कि मैं ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक्स्ट्रा पैसे देके लगवाने के लिए भी तैयार हूँ, बट महिंद्रा की तरफ से एक्सेसरी भी नहीं आती। दूसरा, जो महिंद्रा ने वायरलेस चार्जर दिया है वो सिर्फ 4x4 ऑटोमेटिक में दिया है, उसके अलावा किसी भी वेरिएंट में नहीं है। खैर वायरलेस चार्जर मेरे लिए इतना एसेंशियल नहीं है, बट हाँ माउंटेन्स में अगर मेरे पास ऑटोमेटिक मिरर होता तो मुझे काफी हेल्प मिलती। दूसरा, जो इसका ये बटन है, ये है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का। जैसे ही आप ट्रैफिक में आते हैं, आप गाड़ी न्यूट्रल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है। सो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एवरी टाइम जब भी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मुझे इसको डिसेबल करना पड़ता है। देयर इज नो वे कि हम इसको परमानेंटली बंद कर सके। मैंने ये डीलरशिप से भी पूछा और उनको भी नहीं पता। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, गाड़ी स्टॉप की मैंने, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो फिर से एक्टिवेट और हो ये गया। देखिए ये फिर से एक्टिवेट हो गया है। सो अब तो खैर मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ। अदरवाइज ये मैं परमानेंटली बंद कर सकूँ तो काफी अच्छा होगा। बट आई गेस ये तो बड़ा ही स्पेसिफिक हो गया आपके लिए। इन जनरल अगर कवर करते हैं फिर तो इन जनरल भी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत फोरम्स में पढ़ा है कि लोग इसको परमानेंटली बंद करना चाहते हैं, बट आई थिंक दे आर नॉट एबल टू डू इट। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा।
जो इसकी ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी है मोबाइल के थ्रू, जैसे आप इसके अनलॉक कर सकते हैं, सनरूफ खोल सकते हैं, द कनेक्टेड ऐप यू आर टॉकिंग अबाउट, उसमें अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तभी आप एसी ऑन कर सकते हैं। आई फील अगर मेरे पास मैनुअल है और मेरी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है तो मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए। Hyundai ये कर रही है, ये अच्छा। ऑप्शन करेटा में भी है जहाँ आप मैनुअल में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा एसी चालू कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें होता तो काफी अच्छा होता। मैं वेरीफाई करूंगा ये चीज, मेरे को भी नहीं पता था कि मैनुअल में आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं बाय फोन इटसेल्फ। यस, तो मैं ये एक बार वेरीफाई करूंगा। और इसके अलावा ड्राइवेबिलिटी, उसके कंफर्ट, अलावा काफी मजा आता है चलाने में। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है भाई ये तो बेहतरीन दी है महिंद्रा ने। इस गाड़ी में अगर कुछ ऐसा है तो वो इसका इंजन है। हम्म, इसका इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी फाइन है, काफी ट्यून्ड इंजन है। अभी भी बोतल आगे ही रखी हुई है आपके और सामने। बिल्कुल स्टेबल है एकदम। आप इसको हाईवे पे चलाइए 120 तक 140 तक तो ये बहुत ही आराम से पहुंचती है। मैंने इसको 177-180 तक चलाया है जस्ट टू टेस्ट। उसके बाद भी ये जा सकती थी बट मैंने ट्राई किया नहीं। मैं यूजुअली 120 के अराउंड ही चलता हूँ, वो भी एक्सप्रेस वेज पर। माइलेज सॉरी जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक ओवरटेक करने में प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इंजन इज़ द बेस्ट पार्ट, प्लस आई हैव 4x4, सो यस इंजन। डिस्क्लेमर गाइस, नेवर ओवर स्पीड बियॉन्ड द लिमिट्स। यस, अगर एक फीचर के बारे में बात करें कि भाई अर्टिका से स्कॉर्पियो एन चलाने लगे तो लगा कि भाई यार ये तो चीज शानदार मिल गई है, अर्टिका में थी नहीं। कुछ ऐसे 2-3 फीचर्स जो काफी पसंद है और फिर वाइंड अप करते हैं वीडियो को। अर्टिगा से आई विल से कि ये कंफर्ट के मायने में काफ़ी बेहतरीन है। जैसे इसकी ड्राइवर साइड सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद जो अर्टिगा मेरे पास वेरिएंट है उसमें एप्पल ऑटो, एंड्रॉयड, कार प्ले ये सब नहीं आता, उसमें टच स्क्रीन नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगती है ट्रैफिक में, या जब मैं गुड़गांव दिल्ली में कहीं नेविगेट कर रहा हूँ बिल्कुल, नेविगेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। व्हाट अबाउट सनरूफ और म्यूजिक सिस्टम? सोनी का दिया गया है 13 स्पीकर्स के साथ, तो उसके बारे में जो 13 स्पीकर का सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। आई डोंट थिंक आपको इस प्राइस सेगमेंट पे इतना अच्छा साउंड मिलेगा। प्लस सनरूफ मुझे गिमिक लगती है क्योंकि अच्छा। जिस वेदर में हम रहते हैं हम इसको खोल नहीं सकते। सो इट जस्ट अ शो पीस। तो अब वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे लास्ट में 2 ही क्वेश्चन है दीपांशु से। पहला तो ये कि ये एक ट्रैवल व्लॉगर है, तो और जो एस्पायरिंग ट्रैवल व्लॉगर है जो चाहते हैं कि एक 4x4 गाड़ी ले और ट्रैवलिंग के पर्पज से ले, तो उनके लिए गाड़ी कैसी है ये चीज बताइए आप। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आप 2 से 3 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आई थिंक स्कॉर्पियो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप Z4 4x4 ले सकते हैं जो आपको अंडर 20 lakhs पड़ जाएगी। प्लस इस गाड़ी में 3 लोग आराम से सो सकते हैं अगर आप इसके पीछे की 2 रोज का इस्तेमाल करें। जैसे मेरा गोल ये है कि मैं कहीं ना कहीं इसको ऐसी गाड़ी बनाऊं जिसमें मैं आराम से माउंटेन्स में जाके कैंप कर सकूं। सॉर्ट ऑफ ओवरलैंडर राइट। सो उस पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी है। जितना पैसा दे रहे हैं उतने में जो गाड़ी मिल रही है फीचर्स के साथ, आप हैप्पी है? मैंने जैसे बोला कि इस गाड़ी का जो USP है वो इसका इंजन है, हाँ। फीचर्स नहीं है। सो बिल्कुल मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि मेरी गाड़ी कहीं भी जाए, ना कि मेरी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ हो या मेरी गाड़ी True. कुछ 50 तरीके की RGB लाइट दिखाए। आई वांट कि गाड़ी जाने लायक हो, तो वो पर्पस ये मीट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक फ्रेंडली चैट आपको अच्छी लगी होगी और आपको एक ओपिनियन बनाने में हेल्प मिली होगी। तो इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को तो लाइक करना ही है। थैंक यू।